हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संकट की मार, जिसके अंतर्गत बात की गई है भारत के लिए नाइट्रोजन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई अनिवार्य क्यों है। नाइट्रोजन प्रदूषण में कमी लाना वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में आवश्यक कटौती का 5 से 10% का हिस्सा पूरा कर सकता है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि के लक्ष्यों के भीतर बने रहना संभव हो सके। भारत में जहां कृषि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, वहां समन्वित नाइट्रोजन नीतियां जलवायु के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत है अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन के रूप में अब इस दर से उत्सर्जित हो रहे हैं कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी प्रणालियां उन्हें अवशोषित नहीं कर पा रही हैं। नेचर इंडिया 2018 की रिपोर्ट में भारत को नाइट्रोजन प्रदूषण के लिए एक वैश्विक हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में निम्न नाइट्रोजन उपयोग क्षमता, अत्यधिक यूरिया का उपयोग और पशुधन के अपशिष्ट से होने वाले अनियंत्रित उत्सर्जन को प्रमुख कारण बताया गया है। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण पर्यावरणीय लागत सालाना लगभग 78 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, पर नजर रखने वाले अध्ययनों से पता चलता है कि भारत के प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र अधिक नाइट्रोजन अधिशेष से प्रभावित है। लेकिन दोस्तों, अगर हम वहीं बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अत्यधिक शक्तिशाली है। यह समस्या विशेष रूप से दक्षिण एशिया में गंभीर है, जहां उच्च इनपुट कृषि, घनी आबादी और अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन प्रणालियां नाइट्रोजन का अत्यधिक भार उत्पन्न कर रही हैं। इसके आगे देखेंगे, हाल ही में किए गए एक विश्लेषण ने अंतरराज्य अनाज व्यापार के माध्यम से नाइट्रोजन के प्रवाह को मानचित्र किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य ऐसी फैसले भेजते हैं जिससे एम्बेडेड नाइट्रोजन होता है, जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हर साल लगभग 710 मिलीग्राम प्रति वर्ष नाइट्रोजन का अधिशेष जमा कर रहे हैं। सब्सिडी और मूल्य नियंत्रण के कारण उड़िया व अन्य नाइट्रोजन उर्वरक सस्ते मिलते हैं, जिसे किसान अक्सर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% धान किस आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे थे। वहीं वैश्विक अनुमान बताते हैं कि कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजन का केवल आधा हिस्सा ही फसलें उपयोग कर पाती हैं, बाकी हिस्सा पर्यावरण में मिल जाता है। जैव विविधता की हानि, मृदा क्षरण, ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन में अहम योगदान दे रहे हैं। इसका प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य और जलवायु जैसे कई क्षेत्रों में गहराई से महसूस किया जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने इस महान संकट को स्वीकार किया है और कई सक्रिय कदम भी उठाए हैं। उर्वरक उद्योग के लिए आवश्यक 24x7 सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली के साथ कड़े उत्सर्जन मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अमृत और गंगा स्वच्छता मिशन जैसी योजनाओं के तहत नगरीय नाइट्रोजन भार को नियंत्रित करने के लिए मल जल शोधन ढांचे में सुधार किया जा रहा है। चीन ने 2025 में उर्वरक उपयोग में शून्य वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। यूनियन संघ की नाइट्रेट निर्देशिका में संवेदनशील क्षेत्रों में नाइट्रोजन के उपयोग को सीमित किया है, जिससे भोजन की गुणवत्ता और कृषि दक्षता में सुधार हुआ है। भारत के कृषि भविष्य को सुरक्षित रखने और बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण के जोखिमों को कम करने के लिए ठोस और संयमित रणनीति की आवश्यक है। ये रणनीतियां भारत के विकास लक्ष्यों में निहित हों और साथ ही जलवायु, स्वास्थ्य और जल सुरक्षा को भी संबोधित करें। आगे बात करेंगे, अगर इसी चीज को दूसरे शब्दों में देखा जाए तो 2/3 से अधिक नाइट्रोजन या तो मिट्टी में रह जाता है या पर्यावरण में नष्ट हो जाता है। उर्वरक नाइट्रोजन की यह भारी हानि बड़े पैमाने पर प्रदूषण को तब्दील हो जाती है। पोषक तत्व भूजल और सतही जल में रिस जाते हैं या वायु में वाष्पित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब में नाइट्रोजन नदी से 2017 तक 234 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति वर्ष तक पहुंच गया, जिसे 1966 में यह लगभग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताया गया था।
और हरियाणा में यह बढ़कर 276 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गया है। ये अन्य भंडार राज्य साथ ही बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल लगातार राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक नाइट्रोजन अधिशेष प्रति हेक्टेयर दिखाते हैं। कृषि क्षेत्र के साथ सहयोगात्मक भागीदारी को मजबूत करना। राज्य और ग्रामीण समुदायों को एकीकृत जल रणनीति के साथ समर्थन देना। अगला पॉइंट है भारत के पर्यावरणीय नियमों का उपयोग प्रगति और नवाचार हेतु करना। एक राष्ट्रीय नाइट्रोजन मिशन का शुभारंभ। अगला पॉइंट भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में नाइट्रोजन को शामिल करना। उर्वरक सब्सिडी में सुधार करना ताकि दक्षता बढ़े। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना। समेकित मृदा सुधार, पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जिससे जल, वायु और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित होते हैं। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण की पर्यावरणीय लागत सालाना लगभग 78 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। वहीं वैश्विक अनुमान बताते हैं कि कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजन का केवल आधा हिस्सा ही फसलें उपयोग कर पाती हैं, बाकी हिस्सा पर्यावरण में मिल जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे जन जागरूकता बढ़ाना और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित करना और विकसित करना। अगला है अनुसंधान, नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का विस्तार करना। नाइट्रोजन एक ओर जहां चमत्कारी पोषक तत्व है, वहीं दूसरी ओर यह एक संभावित संकट भी है। यदि इसे संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए तो यह कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कृषि व्यापार प्रभावी रूप से उत्पादन क्षेत्रों में नाइट्रोजन प्रदूषण को केंद्रित कर रहा है। आगे हम देखेंगे भारत में पहले ही नाइट्रोजन सुधारों की नींव विनियामक ढांचों के माध्यम से, सब्सिडी सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से रख दी है। भारत को यदि एक सतत और दीर्घकालिक भविष्य की ओर बढ़ना है तो जलवायु परिवर्तन से निपटने की इसे शक्तिशाली और आपेक्षिक उपाय को अपनाना होगा। सब्सिडी और मूल्य नियंत्रण के कारण यूरिया और अन्य नाइट्रोजन उर्वरक सस्ते मिलते हैं, जिससे किसान अक्सर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% धान किसान आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में समझे तो इससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में बिना उपज खोए औसतन 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बचाया जा सकता है। सिंधु गंगा के मैदान में इस तरह का अधिक उपयोग पहले से ही पोषक तत्वों के जमाव का कारण बन रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में की गई मृदा और जल जांच से यह सामने आया है कि कुएं का जल सुरक्षित सीमा से 2 गुना या उससे अधिक नाइट्रेट स्तर पर दिख रहा है। उदाहरण के लिए हरियाणा में उथले कुओं के जल में औसत नाइट्रेट सांद्रता 99.5 पाई गई है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 50 सीमा से लगभग 2 गुनी है। यह प्रदूषण स्पष्ट करता है कि भारत में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बेहद कम है और इससे बड़ा पर्यावरणीय बोझ उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक सहमति है कि पोषक तत्वों से होने वाला प्रदूषण, जो कि जीवाश्म ईंधन के जलने, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और कृषि व औद्योगिक अपशिष्ट जल से उत्पन्न होता है, वायु और जल प्रदूषण को तीव्र बना रहा है। जैव विविधता की हानि, मृदा क्षरण, ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन में अहम योगदान दे रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नीम कोटेक यूरिया मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन और पोषक तत्व उपयोग की नीति, जिसके अंतर्गत सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही स्थान को बढ़ावा दिया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने उर्वरक संतुलन सुनिश्चित करने हेतु किसानों को मार्गदर्शन देने और आंकड़े एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के बावजूद एकीकृत कार्रवाई की तात्कालिकता बढ़ाई जा रही है। नाइट्रोजन प्रदूषण में कमी लाकर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 5 से 10% तक की कटौती की जा सकती है, जिससे वैश्विक तापमान लक्ष्य के भीतर बने रहना संभव होगा।
आगे देखेंगे दोस्तों, जहां बात की गई है भारत में जहां कृषि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, समन्वित नाइट्रोजन नीतियां जलवायु के लिए अत्यधिक यह लाभ प्रदान कर सकती हैं। हालांकि भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताएं वर्तमान में नाइट्रोजन को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करती, लेकिन भविष्य की रणनीतियों में इसके समावेशन की काफी संभावनाएं हैं। वहीं श्रीलंका 2021 में रासायनिक उर्वरकों पर अचानक प्रतिबंध लगाने से फसल उत्पादन में भारी गिरावट और किसान आंदोलनों की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बिना संक्रमण समर्थन के लिए सर्वांगीण प्रतिबंध खतरनाक हो सकता है। आगे इसमें बात की गई नीति निर्माता को अब कार्यवाही करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत एक संगठित बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय नाइट्रोजन रणनीति विकास करें, उसे जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करें। अगला, और प्रोत्साहनों को सुधारें ताकि इस चमत्कारी पोषक तत्व का उपयोग अत्यधिक नहीं बल्कि कुशलतापूर्वक हो। सुधारे गए नाइट्रोजन प्रबंधन के माध्यम से भारत एक सतत भविष्य की ओर बढ़ सकता है, जहां उत्पादन भी बढ़ेगा, पारिस्थितिकी भी सुधरेगी और सुरक्षित भी रहेगी और लाखों लोगों को स्वच्छ वायु और जल मिलेंगे। इन पिक्चरों को देखने के साथ पहले हम ये समझेंगे, जो ये पहला पॉइंट था, कृषि क्षेत्र के साथ सहयोगात्मक भागीदारी को मजबूत करना। इसके अंतर्गत है भारत पोषक तत्वों की हानि को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में साझेदारियों को गहरा कर सकता है। जैसे वैश्विक मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और निजी नवप्रवर्तक मिलकर एक मजबूत क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। यह नेटवर्क नीम कोटेड यूरिया या सटीक खाद्य अनुप्रयोग जैसी पोषक प्रबंधन रणनीतियों को उन क्षेत्रों में लागू करने में मदद करेगा जहां प्रदूषण सबसे गंभीर है, जैसे गंगा बेसिन। प्रगतिशील किसानों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सफल पहलों, जैसे आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक कृषि योजना की सफलता की कहानियां उजागर करना, अन्य किसानों को भी स्वच्छ और टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका, राज्य और ग्रामीण समुदायों को एकीकृत जल रणनीतियों के साथ समर्थन देना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि वन वाटर दृष्टिकोण, जिसमें सभी जल स्रोतों जैसे भूजल, सतही जल और अपशिष्ट जल को एकीकृत रूप में देखा जा सकता है, जिसमें नाइट्रोजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है। राज्य को कृषि, अपशिष्ट जल और ग्रामीण स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में एकीकृत पोषक बजटिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओडिशा या उत्तर पूर्व भारत जैसे क्षेत्रों के छोटे ग्रामीण और वंचित समुदायों, जैसे आदिवासी जिले, को जैव उर्वरकों, ड्रिप सिंचाई या विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, जिससे नाइट्रोजन का बहाव कम हो सके। इसका तीसरा पॉइंट है भारत के पर्यावरणीय नियमों का उपयोग प्रगति और नवाचार हेतु करना, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे, जैसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को और मजबूत बनाकर झीलों, नदियों और भूजल में नाइट्रेट स्तर के लिए संख्यात्मक मानक तय किए जा सकते हैं। जैसे अमेरिका का क्लीन वाटर एक्ट राज्यों को प्रदूषकों के लिए कुल अधिकतम दैनिक भार तय करने में सक्षम बनाता है, वैसे ही भारतीय राज्य भी बेसिन स्तरीय योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योगों में भावी उत्सर्जन मानकों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। इसका चौथा पॉइंट है एक राष्ट्रीय नाइट्रोजन मिशन का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि एक समर्पित राष्ट्रीय नाइट्रोजन मिशन की स्थापना की जानी चाहिए, जो कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य और जल मंत्रालयों के बीच उच्च स्तरीय बहुक्षेत्रीय समन्वय प्रदान करे। यह मिशन नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और मृदा व जल गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। इस मिशन को नाइट्रिफिकेशन अवरोधकों, मोबाइल मृदा प्रयोगशालाओं और नवाचार परियोजनाओं पर शोध के लिए वित्त पोषण करना चाहिए। इसका पांचवा पॉइंट है भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में नाइट्रोजन को शामिल करना, जिसके अंतर्गत बताया गया है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित प्रतिबद्धताओं में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का उल्लेख नहीं है।
इस उत्सर्जनों को शामिल करने से नाइट्रोजन उपयोग की वास्तविक पर्यावरणीय लागत को दर्शाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के द्वार खुल सकते हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्षों में नाइट्रोजन उर्वरक उत्सर्जन में 20% की कमी का लक्ष्य भारत की पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु रिपोर्टिंग का हिस्सा बन सकता है। अगला है उर्वरक सब्सिडी में सुधार करना ताकि दक्षता बढ़े, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत हर साल लगभग 2 लाख करोड़ उर्वरक सब्सिडी पर खर्च करता है, जिसमें अधिकांश खर्च यूरिया पर होता है। मृदा स्वास्थ्य डेटा से जुड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी प्रणाली की ओर चरणबद्ध रूप से बदलाव से किसानों को सटीक और संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सरकार को धीरे छूटने वाले नीम कोटेक सल्फर कोटेक यूरिया को बढ़ावा देना चाहिए और जैव उर्वरकों व जैविक इनपुट्स को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का समर्थन करना चाहिए। इसका अगला पॉइंट है प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गंभीर भूजल नाइट्रेट प्रदूषण से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूरोपीय संघ की नाइट्रेट निर्देशिका की तर्ज पर नाइट्रोजन उपयोग की सख्त सीमा लागू करनी चाहिए। गंगा या यमुना बेसिन प्राधिकरणों को नाइट्रोजन लोड सीमाएं निर्धारित करने और डिजिटल ट्रैकिंग व क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को सलाह, सेवाओं और प्रदर्शन भूखंडों के माध्यम से बदलाव की प्रक्रिया को सहयोग मिलना चाहिए। इसका 8वां पॉइंट है समेकित मृदा सुधार, पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत यह बात की गई है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने एक विशाल मृदा डेटा भंडार तैयार किया है, जिसे मोबाइल ऐप्स, एआई आधारित सलाह और जियो टैग पोषक मानचित्रों के माध्यम से व्यवहारिक बनाया जा सकता है। दलहनी फसलों के साथ फसल चक्र, नाइट्रोजन कुशल फसल किस्में और संरक्षण कृषि को बढ़ावा देने से नाइट्रोजन इनपुट का इष्टतम उपयोग हो सकेगा। 4R रणनीति, जिसमें है सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय, सही स्थान, को केवीके प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य विस्तार प्रयासों में समाहित किया जाना चाहिए। राज्य नाइट्रोजन प्रबंधन केंद्र की स्थापना कर सकते हैं, जो किसान केंद्रीय नवाचारों को विकसित, परीक्षण और प्रसार में मदद करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे रिमिटिगेशन हब्स को समायोजित कर सकते हैं जो नाइट्रोजन प्रदूषण को दूर करने वाली तकनीकों और निर्मित वेटलैंड्स डिफाइनिंग बायोरिएक्टर्स और परमेबल रिएक्टिंग बैरियर्स को बढ़ावा दे। ये प्रणालियां हानिकारक नाइट्रेट को निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस में बदलती हैं और शहरी व कृषि दोनों क्षेत्रों में जल बहाव, अपशिष्ट जल और भूजल को शुद्ध करने में प्रभावी हैं। अगला इसका पॉइंट है जन जागरूकता बढ़ाना और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित करना और विकसित करना, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह बताया गया है कि नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग के खतरों जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, भूजल प्रदूषण और फसल क्षति को उजागर करने के लिए सार्वजनिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। लो नाइट्रेट वेजिटेबल्स जैसी प्रमाणन योजनाएं जब ई-कॉमर्स या संस्थागत खरीदारों जैसे अस्पताल, मिड डे मील योजना से जुड़ती हैं तो किसानों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार को रिमोट सेंसर निर्णय डैशबोर्ड और हैंडलेड पोषक मीटर जैसे सटीक कृषि उपकरणों को अपनाने में सहायता देनी चाहिए। इसका अगला और आखिरी पॉइंट है अनुसंधान, नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का विस्तार करना, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत को विशेष रूप से ICAR, IIT और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से नाइट्रोजन अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिए। जलवायु अनुकूल और नाइट्रोजन कुशल फसल किस्मों, सस्ते डायग्नोस्टिक किट्स और रियल टाइम ट्रैकिंग उपकरणों के विकास में व्यापक संभावना है। उतना ही महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक कृषि ज्ञान जैसे मिश्रित फसल प्रणाली और जैविक मृदा संवर्धन को आधुनिक कृषि विज्ञान के साथ जोड़कर स्थानीय संदर्भों के अनुकूल कम इनपुट समाधान विकसित किए जाएं। वहीं भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण एक मौन तूफान की तरह है जो धीरे धीरे शक्ति पकड़ रहा है। वर्तमान कृषि पद्धतियों के अंतर्गत यह फसल चक्र के साथ अधिक नाइट्रोजन अपशिष्ट मृदा, जल और वायुमंडल में
जुड़ता जा रहा है। यदि समय रहते इसे रोका नहीं गया तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में जल प्रदूषण बढ़ेगा, मृदा की उर्वरता घटेगी, वायु की गुणवत्ता और खराब होगी और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन यही संकट एक अवसर भी है। सुधारित नाइट्रोजन प्रबंधन से हम फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटा सकते हैं और सब्सिडी पर होने वाला खर्चा बचा सकते हैं। यह एक ऐसा समाधान है जिससे कृषि, स्वास्थ्य और जलवायु तीनों को लाभ मिल सकता है। और प्रोत्साहनों को सुधारें ताकि चमत्कारी पोषक तत्वों का उपयोग अत्यधिक नहीं बल्कि कुशलतापूर्वक हो। इसके आगे बात करेंगे तो संगठित नीति कार्यवाही के माध्यम से ही भारत इस मौन तूफान का सामना कर सकता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है और अस्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके आगे आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें यह बताया गया है कि जैविक खेती के फायदे क्या हैं। जिसमें पहला है मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, मिट्टी का कटाव कम करना, पानी की गुणवत्ता बनाए रखता है ये और भोजन की पोषण सामग्री में सुधार कर सकता है। विषैले रसायनों को खत्म करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। अगला है सतत कृषि को बढ़ावा, जिसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय वांस मिशन। इसके आगे है मल्चिंग किसानों का सबसे अच्छा मित्र क्यों है? मिट्टी की नमी को बंद कर देता है, खरपतवारों के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, कीटों को दूर रखता है, फसलों की रक्षा करता है, स्वस्थ जड़ों के लिए मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है, पौधों की सुचारू एवं स्थिर वृद्धि में सहायता करता है। धन्यवाद मित्रों।